नाउ लेट्स टॉक अबाउट आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो जो हमने बॉन्ड्स देखे थे 4 प्रकार के थे टोटल, ठीक है, आयनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट एंड द मेटालिक वन। मेटालिक वन हम बहुत ही बिल्कुल एंड में लेंगे। जो 2 बॉन्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आयनिक और कोवेलेंट है, उस पर हम काफ़ी सारा समय लगाएंगे। तो आज हम आयनिक बॉन्ड की बात करते हैं। आयनिक बॉन्ड जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि आयन्स के बीच में जो बॉन्ड हो, ठीक है। तो मान लो तुम्हारे पास ये कोई एटम है, ठीक है, और इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और ये आयन में चेंज हो गया। मैं ऐसे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, हालांकि दिस इज नो वे टू रिप्रेजेंट सच काइंड ऑफ अ थिंग, ठीक है। यानी किसी को वैसे रिप्रेजेंट करने कोई ऐसा कन्वेंशन नहीं है हमारे पास, बट आई एम रिप्रेजेंटिंग इट लाइक दिस, ठीक है, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि ऐसा कुछ अगर हो रहा हो, भाई कोई एटम है वो इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन बना ले और जो एटम कोई दूसरा एटम है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके अनायन बना ले। तो इन दोनों के बीच में, ये जो दोनों हैं, इन दोनों के बीच में अगर मैं दोनों पास ले आता हूँ किसी तरीके से, तो देयर विल बी सम अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन देम, ठीक है। और ये अट्रैक्टिव फोर्स किसकी वजह से होगा? इट विल बी बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से है। गॉट इट? ये याद होगा तुम्हें, Q1 Q2 अपॉन R², है ना, ये उसका फोर्स होता है। Q1 यहाँ पे पॉजिटिव है, Q2 यहाँ पे नेगेटिव है। क्लियर है भाई? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ये ऐसा इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है और ये बंधे हुए हैं, ठीक है। तो जो आयनिक बॉन्ड हुआ वो एक्चुअली में कोई बॉन्ड नहीं हुआ, फिर इट इज जस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द टू। इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ही तो हुआ, इसके अलावा थोड़ी ना और कुछ हुआ, है ना। जो बॉन्ड है इट इज जस्ट अट्रैक्शन बिटवीन दीज ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। गॉट इट? तो लिखो इसमें, when ions are formed from atoms, one by losing electrons, उसको लिखना कैटायन, एंड अनदर by gaining electrons, उसके आगे लिखना anions, they attract each other due to the electrostatic force of attraction. Ionic bond is basically that force of attraction. क्लियर होगी बात? ठीक है जी। अब हम बात करते हैं, जैसे अगर मैं m और x की बात करूं तो इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा? इसको यूजुअली रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरीके से, m प्लस x माइनस, या डायरेक्टली इस तरीके से भी तुम लिख सकते हो इसको। तुम कभी ऐसे नहीं लिखोगे, ठीक है, दिस इज इनकरेक्ट। समझ में आया? जैसे हाइड्रोजन को मैं क्या लिखता हूँ, ऐसे लिखता हूँ, ये इसलिए लिखता हूँ क्योंकि दिस बॉन्ड रिप्रेजेंट्स शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। गॉट इट? ये बॉन्ड शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड हुआ। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई शेयरिंग नहीं है, तो यहाँ पे बॉन्ड हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, ठीक है। उसका रीज़न तुम ये भी कह सकते हो कि भाई जो आयनिक बॉन्ड होता है वो तो आयंस के बीच में होता है ना, है ना, आयंस के बीच में बॉन्ड। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं? द बॉन्ड विच इज बिटवीन आयंस ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम, है ना, ठीक है। इसकी डेफिनेशन मैं लिखवा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, बट बेसिक तो यही हुआ, ठीक। H इसके बीच में तो बॉन्ड हो सकता है, लेकिन इसमें नहीं। अच्छा, दूसरा चीज़ जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है नोट करने वाली, वो ये है कि ये नॉन डायरेक्शनल। चलो ठीक है, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो, फिर इसकी प्रॉपर्टीज कुछ लिखवा देंगे। लिखो इसमें, लिखो, द बॉन्ड एग्जिस्टिंग बिटवीन oppositely charged ions, due to the bond existing between oppositely charged ions due to the electrostatic attraction between them, is called ionic, electrovalent और polar bond, ठीक है। तीनों नाम से जाना जाता है। कहीं पे पोलर बॉन्ड लिखा हो तो आयनिक बॉन्ड है उसका मतलब। गॉट इट? आयनिक, इलेक्ट्रोवैलेंट और पोलर बॉन्ड, ठीक। ये डेफिनेशन हो गई। इसके बारे में लिख दो कि दैट दिस बॉन्ड इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय अ डैश, ठीक है, इस तरीके लिख लो, दिस बॉन्ड इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय अ डैश, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है ये नॉन डायरेक्शनल होता है। नॉन डायरेक्शनल का मतलब क्या हुआ? नॉन डायरेक्शनल, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा जो हमने कोवेलेंट में पढ़ना है उससे रिलेट करेंगे। जैसे अगर मैं बात करता हूँ H2O है ना, H2O तुमने पहले भी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, तो याद होगा कि इनके बीच का कुछ एंगल होता है, ये फिक्स्ड होता है 104.5, ठीक है, ये एंगल होता है इनके बीच का। तो ये दोनों बॉन्ड्स के बीच में कुछ एंगल है ना, ये पक्का होता है। लेकिन अगर मैं यही चीज़ किसी आयनिक कंपाउंड के बारे में बोलूँ, जैसे Mg2+
सॉरी Cl माइनस और Cl माइनस, मान लो ये दोनों ऐसा है, तो इसके और ये जो बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ तो वैसे भी मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन इनके बीच में कोई पर्टिकुलर एंगल नहीं होता। मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये कोई एंगल फिक्स्ड नहीं है। अब क्योंकि एंगल फिक्स नहीं है तो कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं टेक कर रहा है, इट कैन बी एनीवेयर, इट कैन बी एनीवेयर। mg मान लो ये पॉइंट है और ये दोनों Cl लेट्स से ऐसे है, ये mg है और ये Cl है, ये Cl है, तो क्या होगा, दे कैन बी एट एनी एंगल टू ईच अदर, ठीक है, कुछ भी एंगल पे हो सकते हैं। ये ऐसा है क्योंकि इसलिए है क्योंकि यहाँ पर mg के पास पॉजिटिव चार्ज है और Cl के पास नेगेटिव चार्ज है, तो दो चार्जेस हैं ऑपोजिटली चार्ज, ऑपोजिट चार्ज है ये, ठीक है ना, ये दोनों ऑपोजिटली चार्ज एंटिटीज़ हैं, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। तो अगर मान लो mg यहाँ पे है तो Cl यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे कहीं पे भी हो, अगर डिस्टेंस सेम है तो इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स हमेशा सेम रहेगा, है ना। तो कोई डायरेक्शन नहीं होता इस बॉन्ड का। तो लिख लो, दिस बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड, दिस बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड। गॉट इट। तो एग्जाम्पल जो लिखा है यहाँ पे ये नोट कर सकते हो, ठीक, क्लियर हो गई बात, ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि ये बॉन्ड बन रहा है तो क्यों बन रहा है, ठीक है, वाई इज दिस बॉन्ड फॉर्मिंग। देखो भाई, दो रीजंस हैं। अगर मैं तुम्हारे सामने एग्जांपल लूँ, इसके लिखवा दूँगा, पहले एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। इसमें देखो, जैसे अगर मान लो तुम्हें NaCl बनाना है तो NaCl कैसे बन रहा होगा भाई, ठीक है। NaCl क्या होगा, इस तरीके से बनेगा, Na गैस जो है वो Na आयन गैस में कन्वर्ट हो गई और Cl जो है वो Cl गैस, ठीक है जी, वो तुम्हारा में कन्वर्ट हो गया, क्लियर है। अच्छा जी, अब बात करते हैं, अगर मैं दोनों चीज़ें जो हमने कल देखा था ना कि ये बॉन्ड फॉर्म क्यों हो रहा है, वो दोनों चीज़ें यहाँ पे आएंगे। देखो, जैसे Na है, Na का अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं इसे लिख सकता हूँ Na ऐसे। अब इसने अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज किया जो कि X था, है ना, ये जो X से मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट किया, ये लूज डॉट स्ट्रक्चर है, तो मैं कैसे लिखूँगा इसको, ठीक है, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस Cl क्या था, Cl 1 2 3 4 5 6 7 इसमें थे, एक इलेक्ट्रॉन आ गया कहाँ से, यहाँ से आया, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, Cl 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो तुम देख रहे हो इसका ऑक्टेट भी पूरा हुआ है, इसका ऑक्टेट भी पूरा हुआ है, इसका 2s2 2p6 हुआ है और इसका 3s2 3p6 हुआ है, तो इसका ऑक्टेट भी पूरा, इसका ऑक्टेट भी पूरा। तो पहली कंडीशन एकदम क्लियर होगी भाई, ये क्यों बना और ये क्यों बना, बिकॉज दे वांट टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट एंड अटेन स्टेबिलिटी, ठीक। अब ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, दे कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म दिस, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक तो आ गए, तो स्टेबिलिटी एक लेवल तक आई, लेकिन अब ये दोनों कंबाइन करके और भी स्टेबल हो सकते हैं, क्योंकि एक चीज़ तो ये क्या है कि ये गैसेज हैं, पहली चीज़, और दूसरा ये आयंस हैं, आयंस एक दूसरे के साथ कंबाइन करके एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे और दिस गैस विल गेट लाइक काइंड ऑफ कन्वर्ट इनटू सॉलिड। और जब भी गैस सॉलिड में कन्वर्ट होती है तो हीट रिलीज होती है, तो हीट रिलीज होगी तो उसका मतलब क्या हुआ, एनर्जी रिलीज होने से क्या होता है, एनर्जी ऑफ द सिस्टम गेट्स लोअर्ड एंड लोअर एनर्जी सिस्टम्स हैव हायर स्टेबिलिटी। ये मैंने बोला था ना, ये ध्यान रखना, ये पूरी की पूरी केमिस्ट्री में मैं इस साल अगले साल जो भी होगा सारे के सारे जगह पे ये फंडा यूज़ करूंगा, जहाँ पर भी किसी भी सिस्टम की मॉलिक्यूल की एनर्जी, आयन की एनर्जी लो हो रही होगी, एटम की एनर्जी अगर लो हो रही होगी तो वहाँ पर उस एटम आयन मॉलिक्यूल सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, ध्यान रखना। तो एनर्जी जितनी कम होगी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी एंड वाइस वर्सा, एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। तो यहाँ पे ये क्या है, दीज आर अनस्टेबल, है ना, ये दोनों के दोनों क्या है, अनस्टेबल, और ये क्या हो गया, स्टेबल। तो यहाँ पे क्या हो गया, इससे इसमें कन्वर्ट होने पे एनर्जी रिलीज़ हो रही है, ठीक है, एनर्जी रिलीज़ हो रही है, और इसका मतलब हम कह सकते हैं डेल्टा एच इज़ नेगेटिव, ठीक है। ये ध्यान होगा, मैंने पहले भी बताया था कि डेल्टा एच हमेशा नेगेटिव होता है अगर एनर्जी रिलीज़ हो रही हो तो क्लियर हो गई बात, ये इट्स सिंपल है ना, ठीक है, ओके। तो लिखो, नाउ व्हाई डू दीज, दोनों आगे ना, कल क्या बताया था, एक तो ऑक्टेट का बताया था और एक लोअरिंग ऑफ एनर्जी, दोनों के दोनों इसमें आगे, दैट्स व्हाई दे आर फॉर्मिंग द बॉन्ड। लिखो, नाउ व्हाई दिस आयंस आर गेटिंग फॉर्म्ड, व्हाई आर दीज आयंस गेटिंग फॉर्म्ड एंड व्हाई आर दे मेकिंग अ बॉन्ड, व्हाई आर दीज आयंस गेटिंग फॉर्म्ड एंड व्हाई आर दे मेकिंग अ बॉन्ड, ठीक है। तो लिखो, bonds are formed to lower energy of the system, bonds are formed to lower the energy of the system, and ions are formed to complete the octet, to attain, लिखो, to attain complete octet, to attain, ions are formed to attain complete octet। में ions क्या होते हैं, कितने प्रकार के, वो सब नहीं आ रहा, because we have already seen that in मोल कॉन्सेप्ट, जब मैंने तुम्हें एलिमेंटल पार्टिकल्स के बारे में बताया था, नॉट दैट कि
एलिमेंटल पार्टिकल्स की का मतलब ये है कि भाई बिल्कुल बेसिक एटम के अंदर वाले पार्टिकल्स की बात हो रही है। आई वॉज टॉकिंग अबाउट एलिमेंट्स ओनली, और एलिमेंट्स को ही कितने तरीके से हम देख सकते हैं उसके बारे में मैंने बात करी थी। तो लिखो इसमें व्हेन आयंस आर फॉर्म्ड फ्रॉम एटम्स, व्हेन आयंस आर फॉर्म्ड फ्रॉम एटम्स दे अटेन कंप्लीट ऑक्टेट, दे अटेन कंप्लीट ऑक्टेट। तो ये तुम्हारा आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसमें, नेक्स्ट लिखो इसमें, ठीक है। bonds formed between these ions, lead to a stable compound, that means the energy is released, ठीक है। और एनर्जी रिलीज हुई तो ये फेवरेबल प्रोसेस होगा, ठीक है। एनर्जी इज रिलीज, hence this is a favorable process। इसमें 2-3 चीज़ें लिखो। पहली चीज़ तो ये लिखो कि अगर मैं आयनिक कंपाउंड को या आयनिक बॉन्ड को डिफाइन करना चाहूँ तो मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ। लिखो बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन 2 एलिमेंट्स वाया इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुआ है, तो मैं आयनिक बॉन्ड को इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। लिखो बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन टू एलिमेंट्स वाया ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अच्छा, इसमें 2 चीज़ हैं। देखो ये आयन बना रहा है ना, तो कैसे एटम्स होंगे जो कि आयन बनाएंगे, वो भी एक पर्टिकुलर टाइप के एटम्स होंगे ना, हर एक तो ऐसा आयन नहीं बना सकता, ठीक। तो जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं या ले सकते हैं वही आयन्स बनाएंगे और वही इस टाइप के कंपाउंड्स बनाएंगे। तो लिखो दीज कंपाउंड्स या दीज टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय, लिखो दीज टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय, या ionic compounds are formed by only those elements which can either easily lose electrons or gain electrons, ठीक है, gain electrons, ठीक है। क्लियर होगी बात, ये वाले हुआ। अच्छा, अब एक चीज़ और है इसमें, ये मैं अभी बताता हूँ ताकि आगे तुम्हारे प्रॉब्लम ना हो। भाई देखो यहाँ पे गैसेस थे, आयंस थे, अभी ऐसी रैंडम कहीं घूम रहे होंगे। भाई गैस ऐसी तो होती है, ये कहीं घूम रही होगी। अभी पास आके फिर ये एक साथ आ गए। तो ये ध्यान रखना, जब ये पास आके इन्होंने ये बना लिया तो दिस डज नेवर एग्जिस्ट एज अ सिंगल एंटिटी। ये क्या हुई, तुम्हारे याद आ रहा है मैंने क्या बताया था इसको? दिस इज दी फॉर्मूला यूनिट, दिस इज नॉट अ मॉलिक्यूल, ठीक है। ये फॉर्मूला यूनिट है, और फॉर्मूला यूनिट कभी भी अकेली एग्जिस्ट नहीं करती, ये एग्जिस्ट करते हैं एक लैटिस में। क्या करेंगे, ये छोटे आयंस हैं, ये आके मिलते रहेंगे एंड दे जस्ट कीप एग्रीगेटिंग एंड बिल्ड अप अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है। ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में लिखो, रुको लिखवाता हूँ। when Na plus and Cl minus ions come together to form, when Na plus and Cl minus ions come together to form a formula unit, they do not remain just a single unit, they do not remain as just a single unit, but are continuously surrounded by, continuously मतलब आते रहते हैं, आयंस आते रहेंगे, ठीक है। continuously surrounded by other Na plus और Cl minus ions, मतलब cations और anions, ठीक है। लिखो as they come together they lose their kinetic energy। भाई आएंगे, आके फिर क्या होगा, भाई वो थे गैसियस स्टेट में, अभी वो सॉलिड स्टेट में आ रहे हो। तुम जानते हो कि गैसियस स्टेट में मूवमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मूवमेंट काफ़ी फ्री होता है, रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता, लेकिन सॉलिड्स में मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होता है। तो मूवमेंट कम हो गया मतलब काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, है ना। तो एज दे कम टुगेदर दे लूज देयर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, दैट इज काइनेटिक एनर्जी, एंड हेंस गेट कन्वर्टेड इनटू अ सॉलिड, ठीक है। ये क्लियर होगी बात। इसके आगे लिखो दीज कटायंस एंड अनायंस फॉर्म अ सिस्टमैटिक क्रिस्टल कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। तो ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे स्टैक होते चले जाते हैं कि एक पूरा सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम क्रिस्टल लैटिस कहते हैं, ठीक है। ड्यू टू द कन्वर्जन इनटू अ सॉलिड द होल सिस्टम लूजेस एनर्जी। भाई ये सारे के सारे एक साथ आते जा रहे सॉलिड में कन्वर्ट हो रहे हैं, एनर्जी लूज हो रही है। अगर एनर्जी लूज होगी तो सिस्टम स्टेबल हो जाएगा। तो लिखो एंड बिकम्स स्टेबल, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, कूल। तो लोअरिंग ऑफ एनर्जी। अच्छा, अगर मान लो मैं एमजीओ का एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, तो एमजीओ में क्या हो रहा होगा, एमजीओ के केस में, ठीक है, एमजीओ के केस में होगा Mg गैस Mg2+
ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा O गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ने इसको दे दिए और यहाँ पे क्या गया O2 माइनस, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, अभी यहाँ पे भी चाहे तो तुम देख सकते हो, इसका भी कंप्लीट ऑक्टेट होगा, इसका भी कंप्लीट ऑक्टेट होगा। इनफैक्ट मैं लिख ही देता हूँ 2s2 2p6 2s2 2p6, ठीक है। और ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, दे विल मेक MgO विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज Mg2 प्लस O2 माइनस, ठीक है जी। क्लियर हो गई बात, ठीक है। नाउ ठीक, तो ये स्टेप 1 है, स्टेप 2 है और स्टेप 3 जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो है। गॉट इट, ठीक है। तो कभी भी आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा हमेशा 3 स्टेप में होगा। दिस इज कॉल्ड दी फर्स्ट स्टेप, हालांकि मुझे यहीं पे लिखना चाहिए था, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ठीक है। फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है भाई, दिस इज फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, ठीक है। दिस सेकेंड स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ अनायन, ठीक है। और जो थर्ड स्टेप है ये क्या है, यहाँ पे लैटिस बन रहा है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉर्मेशन ऑफ लैटिस। क्लियर होगी भाई, ठीक है। फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, सेकंड स्टेप फॉर्मेशन ऑफ अनायन, थर्ड स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ द लैटिस, ठीक है। इस वाले में एनर्जी देनी पड़ती है, इसमें एनर्जी मिल जाती है और इसमें एनर्जी मिलेगी, ठीक है। क्योंकि भाई अभी हमने देखा ना एनर्जी रिलीज हो रही है तीनों के, तो इसमें क्या है, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, इसमें एनर्जी रिलीज्ड और इस वाले में एनर्जी रिलीज। तो ये ध्यान रखना। और ओवरऑल जो होता है, ओवरऑल में भी एनर्जी रिलीज होती है। गॉट इट। तो इस वाले को मैं भी मिटाऊंगा नहीं, ये वाला मिटा सकते हैं हम, बाकी और भी चीज़ें मिटा सकते हैं, लेकिन इस वाले की अभी आगे ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो लिखो, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, नेक्स्ट हेडिंग इज नेचर ऑफ एटम्स। किस टाइप के एटम्स होंगे जो कि इस टाइप के बॉन्ड्स बनाएंगे। अभी मैंने ऑलरेडी थोड़ा बहुत बताया है, इसको मैं थोड़ा आगे और इलैबोरेट करता हूँ। एक सेकंड रुको, ठीक है। तो क्या बोल रहा था, हाँ लिखो भाई, नेचर ऑफ एटम्स। हम ऑलरेडी देख चुके हैं किस तरीके के एटम्स बनाएंगे जो कि आसानी से आयन फॉर्म कर सकते हैं, या तो कैटायन या फिर अनायन। तो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो कैटायन फॉर्म करेगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो अनायन फॉर्म करेगा। तो लिखो इसमें, आयनिक बॉन्ड विल नॉट बी फॉर्म्ड बिटवीन, आयनिक बॉन्ड विल नॉट बी फॉर्म्ड बिटवीन atoms of your same or similar atoms, same or similar atoms. Ionic bond will not be formed between same or similar atoms, ठीक है। It will only be formed between atoms of different nature. It will only be formed between atoms of different nature, ठीक है। One atom should be electropositive, that is it can lose electrons, and the other should be electronegative, that means it can gain electrons easily, ठीक है। तो लिखो इसमें, one atom should be electropositive, that is they can lose electrons easily, and the other atom should be electronegative, that is they can gain electron easily, ठीक है। अच्छा, तो अब अगर हम देखें इन जनरल जो ये डेफिनेशन हमें दी गई है, इसमें क्या बोला, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर दें। ऐसे कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, दे आर कॉल्ड मेटल्स। इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोल दिया मतलब मेटल्स की ही बात हो रही है, ठीक है। और दूसरे कौन से होंगे, नॉन मेटल्स, जो कि आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं। तो जहाँ पे तुमने लिखा था ना कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव, वहाँ पे ब्रैकेट में मेटल लिख लेना, और जहाँ पे तुमने इलेक्ट्रोनेगेटिव लिखा था वहाँ पे ब्रैकेट में नॉन मेटल लिख लेना, ठीक है। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भाई हम ये बात कर रहे हैं, जो हमने एक एग्जाम्पल दिया ना, मेटल प्लस नॉन मेटल, ठीक है, मेटल प्लस नॉन मेटल, है ना। तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं या आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं, और यहाँ पे तुम्हें क्या दे देंगे, आयोनिक कंपाउंड, ठीक। ये कौन से होते हैं, ये फर्स्ट या यू कह लो जी ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 13 वाले होते हैं, और ये ग्रुप 15, ग्रुप 16 और ग्रुप 17 वाले होते हैं, जो कि आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं या आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। गॉट इट, क्लियर होगी भाई बात। अगर इनकी वैलेंसीज की तो बात करो तो इसकी वैलेंसी 1 होगी, इसकी 2 होगी, इसकी 3 होगी, इसकी 3 होगी, इसकी 2 होगी, इसकी 1। वैलेंसी का मतलब क्या होता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो इसमें ये 1 इलेक्ट्रॉन दे के कंबाइन कर सकता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे के कंबाइन कर सकता है, ये 3 इलेक्ट्रॉन दे के कंबाइन कर सकता है, या फिर यहाँ पे ये 3 इलेक्ट्रॉन लेके कंबाइन कर सकता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके कंबाइन कर सकता है, या ये 1 इलेक्ट्रॉन लेकर कंबाइन कर सकता है। ये बेसिकली दैट इज व्हाट आई मीन बाय दिस। गॉट इट, ये हो गया। अच्छा, अब इलेक्ट्रोवैलेंसी का, जैसे यहाँ पे मैंने वैलेंसी लिखी है, आई थिंक आई शुड राइट इट एट इलेक्ट्रोवैलेंसी, बिकॉज इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होता है, ये वैलेंसी मैंने बताई, इलेक्ट्रोवैलेंसी क्यों, क्योंकि इन जनरल तो वैलेंसी किस तरीके से डिफाइन की जाती है कि
कितने H या कितने Cl एटम्स के साथ वो कंबाइन कर पा रहा है, ठीक है। इस तरीके से तुम्हारी वैलेंसी इन जनरल डिफाइन होती है। लेकिन ये इलेक्ट्रोवैलेंसी इसलिए बोल रहा हूँ इसे, क्योंकि ये बताती है कि कितने इलेक्ट्रॉन या तो लूज किए गए हैं या कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए गए। कल मैंने इसकी डेफिनेशन भी लिखवाई थी, ठीक। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 2, तो ये एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हो तो इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 2 3 होगी। ये 3 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हो तो इनकी इलेक्ट्रॉन वैलेंसी 3 to 1 होगी। अब ऐसा देखते हैं कि इन ग्रुप्स में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो लेट्स से G1 G2 G13 की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे क्या है, लिथियम, सोडियम, के, रब से, ठीक है जी, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, ठीक है, मैंने कार ही लिख दिया, बताओ। और यहाँ पे आ गया तुम्हारा एल्यूमिनियम एंड गैलियम, ठीक है, मोस्टली ये होते हैं। अच्छा, अगर मैं ग्रुप 15 16 और ग्रुप 17 की बात करूँ तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, 15 मतलब N P A का सभी, ठीक है, और बिस्मथ, गॉट इट। और यहाँ पे आएगा ओ स से ते, ठीक है, और G17 ये हो गया FCl Br I, ठीक है। ये सारे के सारे एलिमेंट्स हो गए। ये आसानी से इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकते हैं, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर इनफ, गॉट इट, ठीक। अगर तुम चाहो तो हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ये जो है इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं और ये जो है इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, ठीक है। अगर तुम देखो हर एक का यहाँ पर, चलो ठीक है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी तुमको पता है, मैंने लिखा, इतना काफ़ी है, ठीक है। तो इस टाइप के जो एलिमेंट्स होते हैं वो ही ये टाइप के कंपाउंड्स बनाएंगे, गॉट इट। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट कि इसमें मैंने मोस्टली S और P वाले लिए हैं, ठीक है, और S और P मैंने फर्स्ट सेकंड लिया है और सीधे फिर 13th लिया है, ठीक है, SP। अच्छा, लास्ट वाले क्यों नहीं लिए, इनर्ट गैसेस क्यों नहीं ली? बेसिकली उनको तो उनके साथ कंबाइन करना ही बहुत बड़ी महाभारत हो जाएगी, है ना, और उनके साथ कंबाइन करने के लिए हमें एनर्जी इनफैक्ट देनी पड़ेगी, इनफैक्ट एनर्जी मिलने के बजाय हमें देनी पड़ेगी। और अगर ऐसा होगा तो ये जो पूरा प्रोसेस मैंने बताया है फेवरेबल होगा ही नहीं, है ना भाई। वन ऑफ द 2 रीजंस इज लोअरिंग ऑफ एनर्जी, तो लोअरिंग ऑफ एनर्जी होगी नहीं एक्चुअली में। तो 18th ग्रुप तुम्हारा वैसे निकल गया, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड, 13th, 15, 16, 17, 18 तो निकल गया। अब 14 क्यों नहीं? 14 में क्या होता है, जैसे कार्बन की बात करो, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। उसे अगर 8 अपने या फिर उसको अपना ऑक्टेट या डुप्लेट पूरा करना है तो क्या करना होगा, या तो 4 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, एब्जॉर्ब करने पड़ेंगे, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, है ना। तो 4 इलेक्ट्रॉन लेना या 4 इलेक्ट्रॉन देना बहुत ही ज़्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और जितना ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी या एब्जॉर्ब होगी उतना ज़्यादा सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। तो अगर तुम बात करो इसकी कि भाई C, फिर C माइनस, फिर C2 माइनस, फिर C3 माइनस और फिर C4 माइनस, भाई अगर ये बनेगा तभी जाके तो इसका ये आएगा 2s2 और 2p6 आएगा। लेकिन ये इतना ज़्यादा अनस्टेबल है कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, इट डज नॉट एग्जिस्ट एट ऑल, गॉट इट। या फिर ये कह लो कि बहुत ही मोमेंटरीली कभी एग्जिस्ट कर सकता है, इट डज नॉट एग्जिस्ट इन नॉर्मल कंडीशंस, ठीक है, एग्जिस्ट करेगा नहीं। तो ये वाला जो स्टेप है जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन ले पा रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन्स ले पा रहा है, वो वाला स्टेप होगा ही नहीं, तो ये अनायन तो फॉर्म नहीं कर सकता। लेट्स टॉक अबाउट कैटायंस नाउ। ये भाई कार्बन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता चला जाए, ठीक, ये 2s2 भी नहीं है तो 1s2 रहेगा बस, ठीक है। अब ये डुप्लेट है, अब ये इतना ज़्यादा छोटा है कि इतना सारा पॉजिटिव चार्ज संभाल भी नहीं पाएगा, ठीक है, और इससे इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ी महाभारत रह जाएगी। तो ये भी थर्मोडाइनमिकली मतलब एनर्जी वाइज कोई वाइज प्रोसेस नहीं है, है ना। तो इस वजह से ये दे भी नहीं पाएगा इलेक्ट्रॉन्स, तो ना ये ले सकता है ना दे सकता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, यहाँ पे शेयरिंग होगी। तो 14 वाले जो होते हैं वो तुम्हारे दे डू नॉट मेक आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है, दे यूजुअली मेक कोवेलेंट कंपाउंड्स। गॉट दिस, आर वी क्लियर अबाउट दिस? कूल, ठीक है जी। डी ब्लॉक के लिए लिख लो। डी ब्लॉक में क्या है, डी ब्लॉक में इलेक्ट्रोवैलेंसी वेरिएबल होती है, इसलिए उसके अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स निकल जाते हैं। इससे ज़्यादा भी और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मैं डी ब्लॉक की बात करूं तो डी ब्लॉक में क्या है, डी ब्लॉक में वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी है, ठीक है। जैसे एग्जांपल ऑफ आयरन, आयरन क्या होता है, Fe2+ में भी एग्जिस्ट करता है और Fe3+ में भी एग्जिस्ट करता है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इसके भी कंपाउंड होते हैं, इसके भी कंपाउंड होते हैं। तो कोई एक पर्टिकुलर कंपाउंड नहीं है, अलग अलग कंपाउंड्स बनते हैं। तो इसको इतना डिटेल में अभी अपन डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन ये एलिमेंट्स डेफिनेटली देंगे। इन एलिमेंट्स का ये जो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं मोस्टली मेटल्स होते हैं, वो मोस्टली सारे मेटल्स होते हैं, लेकिन बस वो देखिए कितना मेटालिक कैरेक्टर वो वेरी करता है, वो अलग बात है। तो ये वाले इनके साथ में कंबाइन कर सकते हैं, दैट इज़ द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक, ठीक है। तो लिखो। अब इसमें हम अगर कुछ ऑब्जर्वेशन डालना चाहें
वो क्या हो सकता है कि अगर मोस्ट आयनिक कंपाउंड्स किस किस के होंगे, जिनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगा। अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कहाँ से आया, देखो भाई, ये बहुत इन तीनों में सबसे ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन लूज कर सकता है, ये वाले। इन तीनों में सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन गेन कर सकता है, ये वाले, है ना। तो ये सबसे जल्दी फॉर्म होगा, ये सबसे जल्दी फॉर्म होगा। ये दोनों के दोनों का एनर्जी जो होगा फेवरेबल होगा इनके फॉर्मेशन का, और फिर ये दोनों कंबाइन करेंगे तो ये बनना भी बहुत जल्दी ये बहुत फेवरेबल होगा। तो दीज प्लस दीज, इनके कंपाउंड्स हमेशा सबसे ज़्यादा आयनिक होंगे, ठीक है। ग्रुप 1 और ग्रुप 17 के कंपाउंड्स जो बनेंगे वो आयनिक कंपाउंड्स वो ज़्यादा सबसे ज़्यादा आयनिक होंगे। और इनमें भी जो सबसे ज़्यादा आयनिक होगा वो होगा ये वाला। इसमें अगर तुम देखो सबसे ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन दे सकता है, ये। इसमें सबसे ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन ले सकता है, ये। तो CSF दैट इज़ द मोस्ट आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। तो लिखो इसमें द मोस्ट आयनिक कंपाउंड्स या हाइएस्ट आयनिक कैरेक्टर विल बी, देखो द हाइएस्ट आयनिक कैरेक्टर विल बी इन कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय या फॉर्म्ड बिटवीन will be in compounds formed between group 1 and group 17, group 1 and group 17, because group 1 can lose electrons very easily. Group 1 elements can lose electrons very easily, hence they are highly electropositive, and group 17 elements can gain electrons very easily, hence they are very electronegative, hence there is a difference in the there is a high difference in electronegativity of these elements. इन एलिमेंट्स के बीच में हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, ठीक है। तो लिखो द लार्जर दिस ग्रुप डिफरेंस the larger will be the electronegativity difference, the larger this group difference, the larger will be the electronegativity difference, and hence larger or higher will be the ionic character, ठीक है। और इसमें जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, मोस्ट आयनिक होगा वो CSF होगा। द मोस्ट आयनिक या हाईएस्ट आयनिक कैरेक्टर विल बी ऑब्जर्व्ड इन CSF, हाईएस्ट आयनिक कैरेक्टर इज ऑब्जर्व्ड इन CSF, ठीक है। तो ये मोस्ट नॉन मेटालिक हो गया, मोस्ट मेटालिक हो गया, इस तरीके से लिख सकते हो तुम इसको। ठीक है, तो चलो जी अब कुछ एक आधा क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें अगर तुम देखो तो ध्यान से, मैं इस चीज़ को अगर क्वांटिफाई करना चाहूँ तो मैं इसको क्वांटिफाई कर सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ दिस। अगर मैं कहूँ कि आयनिक कैरेक्टर, तो देखो आयनिक कैरेक्टर हमने पिछले वाले में भी देखा था, उसमें भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद आ रही है। तो आयनिक कैरेक्टर जो था वहाँ पे तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर था, है ना, वो क्वांटिफाई कर रहे थे। यहाँ अगर हम देखना चाहें तो हम इसको ऐसा कह सकते हैं दैट इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, या डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, गॉट इट, आयनिक कैरेक्टर। तो अगर मैं तुमसे पूछूं फ्लोराइड्स ऑफ एल्कली मेटल्स, ठीक है, फ्लोराइड्स ऑफ एल्कली मेटल्स के फ्लोराइड्स कौन कौन से हुए, LiF, NaF, KF, RbF एंड CSF। इसमें आयनिक कैरेक्टर सबसे मतलब कम से ज़्यादा इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर मैं लगाना चाहूँ तो यहाँ पर मेरा आएगा दिस इज़ हाउ इट विल बी। भाई ये तो हम देख चुके सबसे ज़्यादा है, फिर ये। अगर मैं हैलाइड्स ऑफ सोडियम की बात करूँ, हैलाइड्स ऑफ सोडियम, तो हैलाइड्स ऑफ सोडियम क्या होंगे, NaF, NaCl, NaBr या NaI। इसमें सबसे ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर किसका होगा, जो जिनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज़्यादा है, इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं दैट दिस हैज़ द हाईएस्ट, फिर दिस एंड देन दिस इज हाउ इट इज़। तो चाहे तुम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के लिए NaI पहले लिख दो, फिर NaBr, फिर NaCl, फिर NaF लिख लो, अप टू यू, बट ऑर्डर विल बी दिस ओनली, ठीक है। अब इसमें जो हमारे जानने वाली चीज़ें हैं वो है कि भाई ये जो एनर्जीज़ हैं ये कौन कौन से एनर्जीज इसमें इन्वॉल्व है या कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व है। तो पहला फैक्टर तो भाई ये हो गया कि किस ग्रुप में वो फॉल कर रहा है। दूसरा फैक्टर हमने साथ साथ देख लिया कि जो ग्रुप में फॉल कर रहा है उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है ना। तो लिख लो इसमें, अच्छा एक तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं ना, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो एक्चुअली में यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है दैट इज़ द एनर्जीज इन्वॉल्व। कौन कौन सी एनर्जीज हैं जो कि इसमें इन्वॉल्व है, ठीक। तो 3 तरीके की एनर्जीज हैं, कौन कौन सी है वो देखो। अगर देखो यहाँ पे ध्यान से, मैं इसको बता दूंगा, तो ये मैंने इसलिए नहीं बताया था ताकि तुम्हें कुछ बता सकूँ। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है इससे, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, याद आया, इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी या एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है ना यहाँ पे,
इलेक्ट्रॉन को निकाला जा रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को दिया जा रहा है, तो हम इसको कह सकते हैं क्या हो रहा है, कौन सा प्रोसेस है ये, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। मतलब इस प्रोसेस में जो एनर्जी इन्वॉल्व है वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर माइनस ऑफ ई या ई कह सकते हो, अभी माइनस ऑफ ई के लिए ये है, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे क्या हुआ, गैसियस आयन से ये सॉलिड क्रिस्टल में चेंज हो रहा है, तो हम यहाँ पर जो एनर्जी इन्वॉल्व होती है उसको हम कहते हैं लैटिस एनर्जी, ठीक है। तो हेडिंग डालो, एनर्जी इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, एनर्जी इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है तुम्हारा, अगर तुम इसमें देखो, यहीं पे मैं हेडिंग डाल दूँ, एनर्जी इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, ठीक है। मैं बाकी सब मिटा देता हूँ यार, ये सब क्लटर हो रहा है यहाँ पे। You do not ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें एनर्जी इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड, तो पहला स्टेप क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप इज द फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, ठीक है। इस स्टेप में ये हो रहा है, तो क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी कहेंगे इसे हम, तो इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। क्लियर होगी बात। दूसरा क्या होगा, दूसरा क्या है स्टेप, सेकंड स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ एनायन, इसमें Cl इज एक्सेप्टिंग एन इलेक्ट्रॉन गेटिंग कन्वर्टेड इनटू Cl माइनस, एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। इसको मैं जनरल भी लिख सकता हूँ, जेनरिक फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, बट एग्जाम्पल के तौर पे तुम अभी ये लिख लो, ठीक। एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, तो ये इसका डेल्टा H जो होगा, अगर मैं इसका डेल्टा H लिखना चाहूँ, एनर्जी एब्जॉर्ब का मतलब होता है डेल्टा H विल बी पॉजिटिव, और एनर्जी रिलीज का मतलब होता है डेल्टा H विल बी नेगेटिव, ठीक है। क्लियर होगी बात। अब यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। इसके बाद क्या है, फॉर्मेशन ऑफ लैटिस में बोल चुका हूँ, इसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होती है उसको लैटिस एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो ये और ये मिलके ऐसा सॉलिड एक क्रिस्टल लैटिस बना रहे हैं, तो इसमें एनर्जी रिलीज होगी, ये मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, एनर्जी रिलीज एंड दैट एनर्जी विल बी या डेल्टा H विल बी नेगेटिव, ठीक है। तो तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ पे 3 तरीके की एनर्जीज इन्वॉल्व हैं। क्लियर होगी बात। तो पहला लिखो इसमें, द फर्स्ट एनर्जी इन्वॉल्व इज ionization enthalpy, which is the energy used to make या create, which is the energy used to create a cation, ठीक है। this energy will be absorbed, सेकेंड लिखो, the second energy involved is electron affinity, बोल रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं साइन यूज़ करना चाहता हूँ, और साइन यूज़ करना ईजी कहाँ पे होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में, ईजी में नहीं। तो लिखो, the second energy involved is electron affinity, which is energy released on formation of an anion, ठीक है। and the third energy involved is ये बेटा, जैसे जैसे तुम ये फर्स्ट स्टेप लिखोगे ना, फर्स्ट स्टेप के नीचे आयनाइजेशन एंथैल्पी लिख लेना, सेकंड स्टेप के नीचे ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिख लेना, और थर्ड स्टेप के नीचे लैटिस एनर्जी लिख लेना। तो लिखो, द थर्ड एनर्जी इन्वॉल्व इज द लैटिस एनर्जी, it is the energy released when a solid crystal of an ionic compound is formed from its gaseous ions, ठीक है। तो ये एनर्जी रिलीज होगी तब की हम बात करें, ठीक है। तो इसमें लिखो, द एनर्जी तो लिख लेना, विच इज एनर्जी रिलीज, ठीक है। क्लियर होगी बात। तो लैटिस एनर्जी को हमने बता दिया। तो लैटिस एनर्जी क्या है कि भाई जब गैसियस से सॉलिड में आ रही है तो एनर्जी रिलीज हो रही है। मान लो हमें किसी प्रोसेस में ऐसे बोला कि भाई इसको मुझे इनमें चेंज करना है, मतलब एग्जैक्ट प्रोसेस उल्टा कर दे। अभी ये वाला प्रोसेस है, अभी मैं उल्टा प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। तो इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हुई थी, इस प्रोसेस में एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। ये ध्यान रखना। अगर आगे जाते हुए इस डायरेक्शन में जाते हुए ए से बी में, ये मैं तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है। ये लेवोजियस लॉ है, ठीक है। तुम्हारे ये 2 लॉ जो है, लेवोजियस लॉ और हेसिस लॉ, ये तुम्हारे थर्मोडायनेमिक्स में यूज़ होता है, लेकिन मैं यही बता रहा हूँ। जैसे एक प्रोसेस है A to B, अगर इसके लिए एनर्जी डेल्टा H है -x मतलब नेगेटिव में है, या x मान लो, तो इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट प्रोसेस मतलब B to A कह लो, दिस मीन्स दैट डेल्टा H फॉर दिस विल बी -x। ये ध्यान रखना, दिस इज कॉल्ड लेवोजियस लॉ। थर्मोडायनेमिक्स में लेवोजियस लॉ कहते हैं। एक होता है ये A + B गिव्स C एंड C + D गिव्स E। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं
ठीक है, तो A प्लस बी प्लस डी गिव्स E, है ना। तो अगर मान लो इसके करस्पॉन्डिंग डेल्टा H जो है वो x है, इसके करस्पॉन्डिंग डेल्टा H जो है या डेल्टा H1 डेल्टा H2 जो है वो y है, ठीक है। तो जो डेल्टा H3 होगा यहाँ पर वो x प्लस वाई होगा। अगर तुमने दो इक्वेशंस को ऐड किया एग्जैक्टली एज इट इज़, तो उनकी एनर्जीज जो होंगी, जो उसमें एनर्जी रिलीज हो रही है वो भी ऐड हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड हेसिस लॉ, हेसिस लॉ। और ये लेवोजियस था ना या लाप्लास, लेवोजियर लाप्लास आई थिंक दोनों नहीं किया था, लेवोइजिए लॉ, ठीक है। क्लियर होगी बात। तो ये चीज़ जब मैं कह रहा हूँ कि इस डायरेक्शन में अगर मूव करेगा तो एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो जब इसको तोड़ के इसके गैसियस आयंस में डालना पड़ेगा तो एनर्जी देनी पड़ेगी। और कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? एग्जैक्ट इतनी ही, ठीक है। तो इसको हम दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। लिखो इस डेफिनेशन कि लैटिस एनर्जी कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज, लैटिस एनर्जी कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू break a solid crystal and convert it into its constituent gaseous ions तो अगर ये प्रोसेस है, इसमें भी जो एनर्जी यूज होगी वो लैटिस एनर्जी कहलाती है। लेकिन मैं तुम्हें कंफ्यूज नहीं करना चाहता, इसलिए मैं आज एक कन्वेंशन दे रहा हूँ। जब भी लैटिस एनर्जी की बात होगी हमेशा ध्यान रखना वो नेगेटिव होगी। वो किसकी बात कर रहा होगा? वो बनने वाले प्रोसेस की बात कर रहा होगा कि लैटिस बनने में कितनी एनर्जी रिलीज हुई, ये ध्यान रहेगा, ठीक है। अगर कहीं पर तुम कोई प्रोसेस इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट देखो, बनने के बजाय टूट रहा हो, तो जो उसकी लैटिस एनर्जी तुम्हें दी गई है उसको बस क्या करना है? रिलीज की जगह क्या बोल देना है? एब्जॉर्ब। वो क्वेश्चन में इस तरीके से करोगे, लेकिन कभी भी डिफाइन करना होगा ना तो हमेशा इसी तरीके से डिफाइन करोगे कि गैसियस आयन से क्रिस्टल बन रहा है तो लैटिस एनर्जी उसे हम कहते हैं, ठीक है जी। ये क्लियर होगी बात, ठीक है। तो लिखो इसमें हायर द लैटिस एनर्जी हायर द एनर्जी रिलीज्ड, higher the energy release, higher the stability of the lattice, ये ध्यान रखना है, ठीक है। higher the stability of the lattice, ठीक है जी, ओके, ठीक है। लीस्ट क्यों होना चाहिए और हाईएस्ट क्यों होना चाहिए? चलो ठीक है, इसमें तुम ध्यान से देखो, ये एनर्जी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव है। तो दो नेगेटिव मतलब दो रिलीज़ हो रही हैं, दो एक एब्जॉर्ब हो रही है। मान लो कि एब्जॉर्ब होने वाली एनर्जी जो है वो रिलीज़ होने वाली एनर्जी से ज़्यादा है, तो टोटल एनर्जी कैसी होगी? एब्जॉर्ब हो रही होगी ना। मान लो जैसे ये 100 है प्लस 100, ये -30 है, ये -40 है, तो -30 -40 कितना हुआ? -70। ये कितना है? +100, 100 -70 कितना हुआ? 30। तो ओवरऑल अगर मैं तीनों एनर्जीज को ऐड कर रहा हूँ तो वो पॉजिटिव आ रही है, तो उस केस में ये एनर्जी वाइज ये प्रोसेस फेवरेबल नहीं होगा, एनर्जी वाइज ये प्रोसेस फेवरेबल नहीं होगा, तो लैटिस नहीं बनेगा। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो बनेगा कब? जब ये इन दोनों के सम से कम रहेगा, मतलब ये जितना नेगेटिव हो सकता है उतना नेगेटिव हो, ये जितना नेगेटिव हो सकता है उतना नेगेटिव हो, और ये जितना कम पॉजिटिव हो सकता है उतना कम पॉजिटिव हो। तो अगर मैं बोलूँ कि आयनिक कंपाउंड के बनने के लिए फेवरेबल कंडीशंस क्या है, तो तुम कहोगे आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी शुड बी लो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शुड बी हाई, एंड लैटिस एनर्जी शुड बी हाई। क्लियर होगी बात? तो लिख लो फेवरेबल कंडीशंस फॉर फॉर्मिंग आयनिक बॉन्ड, ठीक है, फॉर्मिंग एन आयनिक बॉन्ड। क्या है वो कंडीशन? आई शुड बी लीस्ट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शुड बी ग्रेटेस्ट या हाईएस्ट, और लैटिस एनर्जी शुड बी हाईएस्ट। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो आयंस होने, और ये वैसे किसके लिए, ये समझो किसके लिए ट्रू है, फॉर होम दिस इज ट्रू। ये ट्रू किसके लिए है? ये ट्रू है मेटल्स के लिए, और ये ट्रू है नॉन मेटल्स के लिए, ठीक है। तो मेटल्स के लिए ये ट्रू है, नॉन मेटल्स के लिए ये ट्रू है, इसलिए नॉन मेटल्स और मेटल्स ही ये कंपाउंड्स बनाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं लैटिस एनर्जी की, क्योंकि लैटिस एनर्जी इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एनर्जी विच वी हैव टू रियली नो अबाउट, इसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है। तो इसको बहुत सिंपल तरीके से बहुत जल्दी हम बताते हैं, ठीक। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि लैटिस एनर्जी क्या होती है। जब गैसियस आइसोलेटेड गैसियस आयन से हम इसका क्रिस्टल लैटिस बना रहे हैं, तब जाके जो एनर्जी रिलीज हो रही है दैट इज लैटिस एनर्जी। तो इसको लिखो लैटिस एनर्जी करके हेडिंग डाल लो, लैटिस एनर्जी, ठीक है। इसकी डेफिनेशन दोबारा लिखवा रहा हूँ, वो एक बेसिक डेफिनेशन है, ठीक है, उसे भी यूज़ कर सकते हो, और एक बिल्कुल टेक्निकल वर्डिंग्स में है, वो लिखो। व्हेन 1 मोल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड, व्हेन 1 मोल ऑफ एन आयनिक सॉलिड या कंपाउंड, सॉलिड या कंपाउंड है ना, व्हेन 1 मोल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड
ब्रैकेट में सॉलिड कर देना, ठीक है, इस तरीके से लिख लो, इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आइसोलेटेड गैसियस आयंस, इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स गैसियस आइसोलेटेड constituent isolated gaseous ions, comma, the energy released is called lattice energy. The energy released is called lattice energy. और हम देख चुके हैं जितना ज़्यादा ये एनर्जी रिलीज होगी उतना ही ज़्यादा स्टेबल लैटिस होगा. हायर दिस एनर्जी, हायर द LE, हायर द स्टेबिलिटी ऑफ द क्रिस्टल. ठीक है, अब डिटर्मिनेशन ऑफ IE, ये डिटर्मिनेशन ऑफ IE या सॉरी LE कैसे होगा? डिटर्मिनेशन ऑफ LE, हेडिंग ना लो, डिटर्मिन, मैंने क्यों मिटा दिया, इसी का पार्ट था, चलो कोई बात नहीं, लैटिस एनर्जी लिख लो इसमें. आयनिक, अभी आयनिक बॉन्ड के अंदर ही चल रहा है जो कुछ चल रहा है, ठीक है, कुछ अलग से नहीं करवा रहा हूं. लिखो डिटर्मिनेशन ऑफ लैटिस एनर्जी, डिटर्मिनेशन ऑफ लैटिस एनर्जी. तो इसमें लिखो व्हेन, लिखो इसमें पहले, सबसे पहले लिखो व्हेन एन आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड, व्हेन एन आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड, इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम, when an ionic compound is formed, it is formed from its constituent elements. It is formed from its constituent elements in their most stable and pure state. In their most stable and pure state. तो अगर मैं मान लो NaCl की बात कर लेते हैं, ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट NaCl. तो NaCl को अगर हमें बनाना है, लेट्स से अगर इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट NaCl सॉलिड फॉर्म, ये बनना है तो एक्चुअली में बनेगा कैसे? ये बनेगा Na से, ये बनेगा Na से और Cl से इन देयर मोस्ट स्टेबल एंड प्योर नेचुरल फॉर्म. ठीक है, तो Na कैसा होता है? सॉलिड फॉर्म में होता है. Cl कैसा होता है? Cl2 में होता है और गैस में होता है. और यहाँ पे तो एक Cl की ज़रूरत है तो हम इसको हाफ कर सकते हैं. ठीक है जी, क्लियर होगी बात? ठीक है, बेसिक तो यही हो गया. अगर हम फॉर्मेशन की बात करें, कोई भी अगर आयनिक कंपाउंड बन रहा है तो इट विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन देयर मोस्ट स्टेबल एंड प्योर नेचुरल फॉर्म. मैंने वहाँ पे फॉर्म बोला था, नेचुरल कर देना उसके साथ में, नेचुरल फॉर्म. इतना क्लियर हो गया? अच्छा, तो बोलोगे सर अभी तो आपने बताया था कि ये वाला तो Na+ और Cl- गैस से बनता है. अग्री. जब वो, क्योंकि प्रोसेस जो है, वो प्रोसेस जो मैंने बताया था वो लैटिस एनर्जी वाला प्रोसेस है. ये ओवरऑल प्रोसेस है, क्योंकि Na+ कहाँ से बना हुआ है? अपने आप से तो एग्जिस्ट करेगा नहीं ना, बनेगा तो इसी से, है ना? क्लियर है? ठीक है. Cl- भी बनेगा इसी से, ये तो क्लियर है? ठीक है जी. तो अब इसको जानने का क्या तरीका है वो देखो. सबसे पहले लिखो कि भाई ये जो प्रोसेस है, दिस इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl. तो लिखो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl एंड द एनर्जी इन्वॉल्व्ड इन दिस, एनर्जी या एंथैल्पी इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रोसेस, एंथैल्पी इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. ठीक है, ये डेल्टा HF है. इसके अराउंड जो अलॉन्ग, इसके अबाउट जो एनर्जी चेंज है दैट इज कॉल्ड द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. गॉट इट? तो ये प्रोसेस है पूरा का पूरा. ठीक, तो इसमें लिखो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. लिखो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए वो लिखो, डेफिनेशन लिखो उसकी. द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड, द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ any compound, when 1 mole of any compound is formed from its elements, when any compound is formed from its elements in their most stable and pure natural form. क्लियर होगी बात? जो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन है वो भी यही है कि NaCl बनेगा इसके मोस्ट स्टेबल फॉर्म से बनेगा, मोस्ट स्टेबल अनप्योर नेचुरल फॉर्म से बनेगा. और जो एनर्जी चेंज है, जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, वो भी इसी पे बेस्ड है. गॉट दिस? ठीक है. अब इसको जानने का क्या तरीका है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं समथिंग कॉल्ड बॉर्न-हेबर साइकिल. बॉर्न-हेबर साइकिल. ठीक है, ये चीज़ एक ध्यान रखना, जो अभी हमने अभी इससे पहले मैंने 2 लॉ बताए थे ना, हेसेस लॉ एंड लवोसियस लॉ, वो यहाँ पे यूज़ होंगे. ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे काफ़ी जगह पे थर्मोडायनेमिक्स का यूज़ हो रहा है. तो इन दोनों लॉज को भूलना नहीं है, याद रखना है. ठीक है, तो लिखो लैटिस एनर्जी, लैटिस, इसके ये लिखना हेडिंग और नीचे लिखना फिर इसमें, लैटिस एनर्जी ऑफ अ कंपाउंड, सॉरी, या आयनिक क्रिस्टल लिखो. लैटिस एनर्जी ऑफ एन आयनिक क्रिस्टल, लैटिस एनर्जी ऑफ एन आयनिक क्रिस्टल is calculated with the help of Born-Haber cycle, is calculated with the help of Born-Haber cycle. ठीक है,
This cycle is based on Hess's law. This cycle is based on Hess's law, which states that the energy involved in the formation of an ionic crystal either by direct combination of elements or by alternate process in which formation of element either by or by alternate process in which the overall process takes place in steps will be equal, है ना। चाहे तो मैं इसके अबाउट जो एनर्जी बोल रहा हूँ, ये जो एनर्जी है इस प्रोसेस के अबाउट डेल्टा एफ, है ना, उसकी बात करें, या इसी प्रोसेस को मैं कुछ स्टेप्स में तोड़ दूं और उन स्टेप्स के अबाउट जो एनर्जी होगी उन सब का जो टोटल होगा वो इसके इक्वल होगा। दैट्स व्हाट बॉर्न-हेबर साइकिल इज ऑल अबाउट। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ठीक है। एंड दिस साइकिल लिखो, एंड दिस साइकिल इज अप्लाइड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ NaCl, या सॉरी 1 मोल ऑफ द आयनिक कंपाउंड, ऐसे लिख लो, इज अप्लाइड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ द आयनिक कंपाउंड। ठीक है, अभी और कुछ नहीं बोलते, अब बॉर्न-हेबर साइकिल में इसके लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, बॉर्न-हेबर साइकिल में इसके लिए लिख रहा हूँ। ठीक, क्या है यहाँ पे Na है, ठीक है, Na सॉलिड है, ये किस में कन्वर्ट होगा पहले, Na गैस में कन्वर्ट करेंगे इसको भाई, तभी तो हमें क्या चाहिए, ये Na प्लस गैस से बन रहा हो तो पहले सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करेंगे, गैस को फिर क्या करेंगे Na प्लस में कन्वर्ट करेंगे, हाँ है ना। ये क्या प्रोसेस होगा हम देखेंगे, देख लेते हैं साथ साथ। चलो, आई वॉन्ट टू यूज अ डिफरेंट पेन, दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग दिस इट लाइक दिस। यहाँ पर सॉलिड से सीधे गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो लेट्स से कि इसके अबाउट जो एनर्जी है वो डेल्टा HS है। ठीक है, और ये कैसी होगी एनर्जी, ये पॉजिटिव होगी भाई। हमें सॉलिड को लिक्विड में या लिक्विड को गैस में या सॉलिड को सीधे गैस में कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, हमेशा देने वाली एनर्जी कैसी होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, और उसके लिए डेल्टा H कैसा होगा, पॉजिटिव। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर तो सिर्फ इतना ही है, यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी निकला हो, या फिर इसको इलेक्ट्रॉन को मैं क्या करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर माइनस इलेक्ट्रॉन कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है और सीधे इसमें कन्वर्ट हो गया ये, और इसके अबाउट ये एनर्जी क्या है, गैशियस से गैशियस आयन में आ रहा है, तो दिस इज दी आयोनाइजेशन स्टेप, यहाँ पे आयोनाइजेशन हो रहा है। इसके अबाउट अगर मैं एनर्जी देखूँ तो डेल्टा HIE मान लेते हैं, ठीक है, डेल्टा HIE, और ये कैसी होती है, ये भी पॉजिटिव होती है। क्लियर होगी बात, ये भी पॉजिटिव ही होती है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप की बात कर लेते हैं, ये तो तुम्हारा Na का हो गया। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट Cl। तो Cl माइनस आना है यहाँ पे भी, यहाँ पे हमें Cl माइनस लाना है, तो कैसे आएगा, देखो गैस है, ये भी गैसियस ही होती है, तो हमें इसको सब्लिमेशन या ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो उसकी फिजिकल स्टेट चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ ये एक दूसरे से जुड़े हैं, तो हमें इसे पहले एटॉमिक फॉर्म में लाना होगा, इसे तोड़ेंगे, ये एटॉमिक फॉर्म में आएगी। ठीक है, क्लियर होगी बात। अगर टूटेगा, कैसे टूटेगा, इनके बीच में एक बॉन्ड टूटेगा, तो एक बॉन्ड कितनों के बीच में होता है, 2 के बीच में, लेकिन हमें चाहिए कितने, 1, तो हम इसे हाफ कह देते हैं, और अगर हाफ है तो इसका मतलब जो एनर्जी यूज़ होगी यहाँ पर वो होगी हाफ ऑफ डेल्टा H बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, ये बॉन्ड डिसोसिएट हो रहा है ना यहाँ पे, तो एनर्जी कौन सी होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, हमने नाम ही ऐसे दे दिया उसको। ठीक है, और एक Cl कैसे मिलेगा कि भाई एक से तो 2 मिलते हैं, लेकिन अगर मैं आधा मॉलिक्यूल, हालांकि इसका कोई मतलब नहीं है, बस में लाइक फिजिकल कोई मतलब नहीं कि आधा मॉलिक्यूल क्या होता है, आधा मॉलिक्यूल कुछ नहीं होता, बस ये दिखाने के लिए, हालांकि क्या होता, Cl2 विल गिव 2 Cl, लेकिन हमें चाहिए क्या, एक ही, तो हमने इसको बैलेंस करने के लिए इस तरीके से लिख दिया। तो अगर एक बॉन्ड टूटने के लिए डेल्टा HBD है, तो हाफ बॉन्ड टूटने के लिए कितना होगा, हाफ ऑफ दिस, हम यहाँ पे कहेंगे बॉन्ड, दिस प्रोसेस इज व्हाट, बॉन्ड डिसोसिएशन। ये प्रोसेस कौन सा है, बॉन्ड डिसोसिएशन वाला प्रोसेस है बाबू। ठीक, अच्छा, अब ये यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगेन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब किया जा रहा है, तो ये प्रोसेस क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे, अच्छा एक मिनट रुको, डेल्टा HBD, हमें किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, ध्यान रखना, ये भी एक यूनिवर्सल रूल है। अगर कभी भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी हमेशा, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो, हमेशा एनर्जी रिलीज होगी बॉन्ड फॉर्मेशन में। अगर बॉन्ड तोड़ना होगा तो एनर्जी देनी पड़ेगी ना, यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला तो पोर्शन है, यहाँ पे हमने क्या किया, प्लस इलेक्ट्रॉन कर दिया, और ये जो यहाँ पे एनर्जी होगी दैट विल बी डेल्टा HEA। ठीक है, डेल्टा HEA, जिसको हम कहेंगे कि नेगेटिव होगा। ठीक, अच्छा, अब यहाँ तक तो हम आ चुके हैं। इन दोनों में क्या है, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूँ अब,
ठीक है। और मैं फाइनल क्या बना दूँ, NaCl सॉलिड। तो अभी तुमने थोड़ी देर पहले देखा था लैटिस एनर्जी क्या होती है भाई, गैशियस आइसोलेटेड गैशियस आयन गिव्स अ सॉलिड लैटिस। तो इसके अबाउट जो एनर्जी होगी, इन दोनों के अबाउट जो एनर्जी होगी दैट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी, या लैटिस फॉर्मेशन लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ डेल्टा H LE, और ये कैसा होगा, नेगेटिव। आर वी क्लियर अबाउट दिस, ठीक है। तो यहाँ पर तुम ध्यान से देख सकते हो कि टोटल 5 प्रोसेसेस हैं और पांचों प्रोसेस के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी इन्वॉल्व है। तो अगर मैं सबको एक साथ लिखूं तो यहाँ से जो कि शुरुआत है, इसके रिएक्टेंट्स है, यहाँ से यहाँ तक जो कि इसका प्रोडक्ट है, पहुँचने के लिए मुझे पूरे 5 स्टेप से गुजरना पड़ा। तो इस एक स्टेप को मैंने 5 अलग अलग स्टेप में तोड़ दिया। अब इन सब स्टेप के लिए जो एनर्जी होगी, या इन सब स्टेप के अबाउट जो एनर्जी होगी, या तो रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, जो भी एनर्जी होगी, उन सब का सम डेल्टा HF के इक्वल होगा। मैंने ये तो बताया था हेसिस लॉ में, अगर इन सबको तुम ऐड करते चले जाओ तो तुम्हें ये मिल जाएगा। तो इन सबकी एनर्जी ऐड करते चले जाओ तो तुम्हें वो मिलना चाहिए। गॉट इट। तो उसके मिलने से पहले ये मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ देता हूँ कि डेल्टा HS क्या है। यहाँ पे डेल्टा HS क्या है, डेल्टा H IE क्या है, डेल्टा H BDE क्या है, और डेल्टा H EA क्या है, और डेल्टा H LE क्या है। किसी किसी बुक में ना क्या होता है, इसको सिर्फ और सिर्फ LE से डिफाइन कर देते हैं, मतलब दिखा देते हैं, इसको सिर्फ EA से दिखा देते हैं, इसको सिर्फ BD से दिखा देते हैं, और इसको सिर्फ IE से दिखा देते हैं, और इसको सिर्फ S से दिखा देते हैं। तो कैसे भी बताओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि अभी अगर तुम इस तरीके से देखो तो आगे भी तुम्हें इस तरीके से देखने को मिलेगा, तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए तुमको। तो क्या है ये, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन या एंथैल्पी ऑफ, तो ये सारा लिख लेना, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी, या एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड एसोसिएशन, एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्प्शन, एंथैल्पी ऑफ, या लैटिस एंथैल्पी लिख लेना, या लैटिस एनर्जी लिख लेना, ये लिख लोगे। अच्छा, अब मैं यहाँ पे इसको छोड़ के इसकी बात कर लेते हैं। डेल्टा HF किसके इक्वल है, इन सब एनर्जीज के सम के इक्वल। तो डेल्टा HF, ये पॉजिटिव है नेगेटिव अभी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इसको ऐड कर लेते हैं। ये पॉजिटिव है तो उसको मैं डेल्टा H S के जैसे लिख लेता हूँ, ठीक है। और ठीक, इसको ये भी पॉजिटिव है तो डेल्टा H IE प्लस डेल्टा H BDE। हालांकि ये ऑलरेडी नेगेटिव होगा तो इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डेल्टा H EA प्लस डेल्टा H LE, ठीक है। ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव है, बाकी ये तीनों के तीनों क्या है, पॉजिटिव है। तो इनको सम करोगे अगर तो हमेशा ये डेल्टा HF के इक्वल आएगा। तो अगर तुम्हें मान लो तुम्हें डेल्टा ये जो लैटिस एनर्जी है वो कैलकुलेट करनी है, तो भाई तुम्हें यूजुअली ये पता होती है, 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 ये नहीं पता होती। तो ये जो 5 के पास तुम्हें पता है, तो इस इक्वेशन के हिसाब से तुम डेल्टा ये जो लैटिस एनर्जी है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द वे टू कैलकुलेट लैटिस एनर्जी, ठीक है। हेसिस लॉ यूज़ किया लैटिस एनर्जी निकालने के लिए, ये ध्यान रहेगा। इससे यूज़ करते हुए जो पूरा फंडा है, इसे यूज़ करते हुए तुम इसको निकाल सकते हो। गॉट इट, ठीक है। कल हम इसके फैक्टर्स देखेंगे, यहाँ पे तुम्हारी जिम्मेदारी बेटा लिखने की। फैक्टर्स हम कम देखेंगे, कल देखेंगे किस पे डिपेंड करता है। जाने से पहले तुम्हारे MGO के लिए मैं लिख देता हूँ, ठीक है, बाकी कल देखेंगे यार, ठीक है। या फिर एक चीज़ और बताता हूँ साथ साथ, क्योंकि कल में अभी हमने क्या बोला था, बॉन्ड फॉर्मेशन के जो सबसे आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में सबसे फेवरेबल कंडीशन कौन सी है, कि दिस शुड बी एज लो एज पॉसिबल, दिस शुड बी एज हाई एज पॉसिबल, एंड दिस शुड बी एज हाई एज पॉसिबल, है ना। ये जो दोनों की दोनों होती हैं ये बहुत ही कम होती है इन कंपैरिजन टू दीज, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज बोल रहा हूँ। इन तीनों के कंपैरिजन में ये दोनों की दोनों काफ़ी कम होती है, इसलिए मेजर जो मैटर करती हैं वो ये तीनों करती है मैटर, ठीक है। मेजरली जो तीनों मैटर करती है वो ये तीनों है, ये मैंने पहले भी बताया, ये यहाँ से भी दिख रहा है। गॉट इट। अच्छा, MGO के लिए कर देते हैं जल्दी से, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। MGO में क्या है भाई, MGO में मैं ऐसा करता हूँ, पूरा ना मिटा के हम ये कर लेते हैं क्या, लेकिन इसमें ज़रूरत तो पड़ेगी, छोड़ो इसको, पूरा मिटा रहा हूँ मैं पूरा लिखूंगा नहीं इसमें सब चीज़ें, बस MGO के केस में क्या हो रहा होगा हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। MGO अगर तुम देखो, MG तुम्हारा सॉलिड से आएगा, उसको तुम सब्लिमेट करोगे और तुम्हारा फिर Mg गैस बन जाएगा, उसको तुम फिर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी दोगे तो Mg प्लस बन जाएगा, फिर उसको तुम सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी दोगे तो वो Mg2 प्लस बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर तुम ClO की बात करो तो हाफ O2 है, ठीक है। ये गैसियस फॉर्म में तो उसको सब्लिमेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये कि इसको तोड़ना पड़ेगा। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है यहाँ पे दी जाएगी और ये O गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे आयनाइजेशन ये आयनाइजेशन एंथैल्पी नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इसको दी जाएगी। तो ये एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके O माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑफकोर्स ये गैसियस में ही रहेगा फॉर्म में, और यहाँ पर ये भी गैसियस फॉर्म में ही रहेगा, ठीक है। ये गैसेस रहा, इसके बाद फिर से इसमें एक और इलेक्ट्रॉन डाला जाएगा। तो ये जो ये होगा ये इस बारी पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, O2 माइनस गैस। अब यहाँ से जो बनेगा सीधे तुम्हारा MgO बनेगा, ठीक है। तो अगर तुम इसमें डेल्टा HF लिखना चाहते हो तो डेल्टा HF विल बी इक्वल्स टू प्लस S प्लस IE1
प्लस IE2 प्लस BDE माइनस EA1 प्लस, क्योंकि देखो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, ध्यान होगा तुम्हें, और माइनस ऑफ लैटिस एनर्जी इक्वल्स टू, हाँ ठीक है, डेल्टा एच एफ। तो तुम एनर्जी यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। तुम बोलोगे सर आपने तो डेल्टा एच एफ करके लिखाया था, तुम यही चीज़ को डेल्टा एच एस और सबके साइन को पॉजिटिव कर देना, अगर डेल्टा एच में लिखोगे, डेल्टा एच में जब भी लिखोगे तो साइन सबके पॉजिटिव कर देना। यहाँ तो मैं ये दिखाना चाह रहा था बस कि कौन से नेगेटिव होंगे और कौन से पॉजिटिव होंगे, तो ये सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, मतलब ये एनर्जी यहाँ पे इन प्रोसेस के लिए एब्जॉर्ब की जाएगी और इन प्रोसेस के लिए एनर्जी दी जाएगी, मतलब नॉट दैट कि the energy will be released in these cases and energy will be absorbed in these cases, ठीक है। अच्छा एक लास्ट चीज़ और है, ठीक, यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ आयनाइजेशन एंथैल्पी बोल देता है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ Mg2+ अगर उसने बोला तो वो बोल रहा है यहाँ से यहाँ तक के लिए जो एनर्जी यूज़ की गई है चाहिए थी वो उसने वो दिया, मतलब उसने IE1 प्लस IE2 दिया, दोनों का सम दिया है, और अगर अलग अलग दिया होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इन दोनों को तुम टोटल IE भी करके लिख सकते हो, ठीक है। कभी कभी इस तरीके से दी होती है, हालांकि बोलेगा नहीं टोटल, वो सीधे सीधे बोल देगा आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ Mg2+, तो इसको बनाने के लिए जो टोटल एनर्जी है वो उसने दी होती है, गॉट इट। तो हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग LE लैटिस एनर्जी। इससे पहले अगर मैं तुम्हें कल का थोड़ा सा रिकैप कराऊं तो तुम्हें याद होगा हमने फॉर्मूला लिखा था HF, ये कोई मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट फॉर्मूला नहीं है, ये हर बार तुम्हें निकालना पड़ेगा यूजिंग दी बॉन्ड हेबर साइकिल। तो क्या आया था तुम्हारा, इट केम आउट टू बी इक्वल टू S सब्लिमेशन प्लस IE, ठीक है, IE प्लस हाफ ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है, माइनस ऑफ EA विच इज़ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड माइनस ऑफ लैटिस एनर्जी, ठीक है। यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखो तो ये और ये तीन फैक्टर होते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं किसी भी एलिमेंट के, किसी भी आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए। ये बहुत छोटी छोटी एनर्जीज होती हैं, तो ये तीन फैक्टर्स हो गए। तो अगर किसी भी आयनिक कंपाउंड के लिए जो मेन एनर्जीज की बात की जाएगी तो इन तीनों के बेसिस पे ही होगी, ठीक है। ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है, ये दोनों नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो टोटल अगर इनका नेगेटिव आता है तो यू कैन सेफली से कि दिस आयनिक कंपाउंड इज स्ट्रॉन्ग, इट इज स्टेबल, गॉट इट। ये चीज़ नाउ वी हैव डन दैट, लेट्स कम बैक टू फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी, ठीक है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी, तो हमने देखा भाई लैटिस एनर्जी जो है दैट इज डिपेंडेंट ऑन दिस फोर्स के Q1 Q2 अपॉन R²। तो यहाँ पे दो चीज़ें दिख रही हैं तुमको, एक तो चार्ज दिख रहा है और दूसरा क्या दिख रहा है, साइज़ या रेडियस। भाई रेडियस का मतलब क्या हुआ, ये दो जो आयन्स हैं यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इनके बेसिकली साइज़ की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, इनके बेसिकली साइज़ की बात हो रही है। तो उसमें लिखो लिथियम कह रहा हूँ यार, लैटिस एनर्जी डिपेंड्स अपॉन चार्ज, लैटिस एनर्जी डिपेंड्स अपॉन चार्ज एंड साइज ऑफ द आयंस, चार्ज एंड साइज ऑफ द आयंस। ये लिख लेना पहले, ये बना लेना, और तब उसके नीचे लाइन लिखना जो मैंने अभी बोली, ठीक है। तो कैसे कैसे डिपेंड करेगा, दैट लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z1 Z+ एंड Z-, या Z1+ एंड Z2-, नहीं Z+ Z- कर लेते हैं, Z+ Z-, कि इसका कितना है, इसका कितना चार्ज है, ठीक है। और अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब क्या हुआ, हायर द चार्ज तो हायर दी लैटिस एनर्जी, है ना, हायर द चार्ज हायर दी लैटिस एनर्जी। इतना क्लियर है, ठीक है। तो अगर हम बात कर रहे हैं तुम्हारा इसी की बात करते हैं, इसमें अगर चार्ज इतना है तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम। लेट्स से एग्जांपल हमारे पास है, हाँ लेट्स से हमारे पास है एग्जांपल इसका Mg2+ प्लस O2- गैस एंड MgO सॉलिड। मान लो इसकी बात करें, इसकी बात कर रहे हैं, तो इसकी लैटिस एनर्जी और इसकी लैटिस एनर्जी को अगर हमें कंपेयर करना है तो तुम देखोगे साइजेस ऑलमोस्ट सिमिलर है, दोनों के साइजेस ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो क्या होगा, इसकी जो लैटिस एनर्जी, क्योंकि इसका चार्ज ज़्यादा है ना, इसकी लैटिस एनर्जी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लैटिस एनर्जी ऑफ MgO इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ लैटिस एनर्जी ऑफ NaCl, ठीक है। तो आर वी क्लियर अबाउट दिस। और अगर मान लो कभी कभी साइज़ जो है वो डिफरेंट आ रहा हो और चार्ज डिफरेंट आ रहा हो, मतलब चार्ज इज पॉइंटिंग इन वन डायरेक्शन एंड साइज इज पॉइंटिंग इन अनदर डायरेक्शन, तो उस केस में चार्ज विल बी द डोमिनेटिंग फैक्टर। तो इस चीज़ को भी लिख लो, बिटवीन चार्ज एंड साइज चार्ज इज द डोमिनेटिंग फैक्टर, चार्ज इज द डोमिनेटिंग फैक्टर, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल्स लेंगे, डोंट वरी, ओके। तो हम पहला वाला चार्ज वाला देख चुके हैं, अब हम देखते हैं साइज तो इज 1/r², है ना, ये आ रहा है। दैट मीन्स larger the size, smaller the lattice energy, ठीक है। ये क्लियर होगी बात, तो इसको लिखो, इसमें कोई एग्जांपल है हमारे पास, हाँ ठीक है। अगर मैं तुम्हें बात करता हूँ लेट्स से NaF MgO नहीं सॉरी MgO नहीं MgF2 एंड
AlF3। मैं अगर इन तीनों की बात करता हूँ, मैं तुमसे कहूँ कि सबसे ज़्यादा तुम्हारा क्या कहते हैं इसको यार, सबसे ज़्यादा लैटिस एनर्जी किसकी होगी? नहीं, ये तो चार्ज के लिए होगी ना। अरे भाई जस्ट अ मिनट, अगर हम बात करते हैं, ठीक है सॉरी, इस वाले के लिए नहीं, लेट्स टॉक अबाउट दिस LiF NaF KF RbF। ठीक है, अगर हम इनकी बात कर लेते हैं लेट्स से, ठीक है, इसमें अगर ध्यान से देखो साइज़ क्या कर रहा है, लगातार इस डायरेक्शन में इंक्रीज़ कर रहा है, साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है इस तरफ, तो साइज़ के तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इधर इंक्रीज़ करेगा, तो इस डायरेक्शन में लैटिस एनर्जी क्या करेगी? डिक्रीज़ करेगी। तो अगर हम लिखना चाहें तो इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। क्लियर होगी बात? ठीक है, अनदर एग्जांपल, लेट्स टॉक अबाउट BeCl2 MgCl2 CaCl2 एंड SrCl2। तो अगर तुम तीन इसमें देखो तो उस साइड में भाई एक का तो साइज़ सेम है ना, अनायन का सेम है, कटायन का साइज़ उस तरफ बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि ये सबसे ज़्यादा होगा, ये सबसे कम, ये इससे कम और ये सबसे कम। ठीक है, तो जितना साइज़ बढ़ेगा उधर लैटिस एनर्जी कम होगी। अच्छा, इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसका एग्जांपल जो मैंने अभी लिखा था, इसका एग्जांपल है तुम्हारे पास, अगर मैं बोलता हूँ तुम्हें NaF MgF2 और AlF3, तो अगर तुम ध्यान से देखो इसका चार्ज तो सेम है, साइज़ भी सेम है F का, तो उसको छोड़ो। इसमें अगर हम देखें चार्ज इज़ इंक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में क्या है, चार्ज इंक्रीज़ कर रहा है, देयरफॉर इस डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, लैटिस एनर्जी भी इंक्रीज़ करनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। गॉट इट? ठीक है जी। अच्छा, अब अगर बात करें हम इसकी Na2O की, MgO की और Al2O3 की, तो इसमें भी देखो O तीनों में सेम है, मतलब सेम साइज़ का है, सॉरी सेम साइज़ नहीं, सेम चार्ज का है। चार्ज यहाँ इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो लैटिस एनर्जी भी इस डायरेक्शन में ही बढ़ेगी। लेट्स टॉक अबाउट Li2O एंड Li3N। इसमें क्या होगा, O बड़ा होता है, N बड़ा होता है, N बड़ा होता है O से, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा N बड़ा कह रहा हूँ, सॉरी N का चार्ज ज़्यादा है, सॉरी नॉट बड़ा, इट्स नॉट अबाउट साइज, साइज तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, चार्ज इसका -3 है और इसका +2 है, इसका चार्ज ज़्यादा है तो ये वाला ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आई हैव टेकन ऑलमोस्ट ऑल द एग्जांपल्स, आई थिंक गुड इनफ। एक क्वेश्चन कर लेते हैं सिंपल सा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और लिख लो पहले, फिर क्वेश्चन करेंगे। देखो इसमें हायर लैटिस एनर्जी का मतलब क्या होता है, हायर लैटिस एनर्जी मीन्स हाई स्टेबिलिटी और हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और थर्ड जो है लोअर सॉल्युबिलिटी। भाई देखो सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या हुआ, अगर तुम किसी जैसे नमक को डालते हो, NaCl को डालते हो, तुम पानी में डालते हो तो क्या होता है, Na+ और Cl- आयन से टूट जाता है, इसका मतलब उसका लैटिस स्ट्रक्चर क्या गया, टूट गया। अगर बनाते वक्त X एनर्जी रिलीज हुई है तो तोड़ते वक्त वही X एनर्जी देनी पड़ेगी, इसका मतलब क्या हुआ, जो सॉल्युबिलिटी वाला पार्ट है उसमें लैटिस एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। तो जिसकी लैटिस एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी तो हम एक लेवल पे ये कह सकते हैं कि दैट इट्स सॉल्युबिलिटी विल बी एज लो एज, मतलब उसकी उतनी कम होगी सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो लिखो सॉल्युबिलिटी विल बी लोअर या लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ऐसे करके लिख लो। ब्रैकेट में लिख लेना इट सॉल्युबिलिटी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हाइड्रेशन एनर्जी, जो आज मैं पढ़ाऊंगा। सॉल्युबिलिटी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हाइड्रेशन एनर्जी। लेकिन अगर लैटिस एनर्जी ज़्यादा है तो एक लेवल पे हम कह सकते हैं कि उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। गॉट दिस? तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, सॉल्युबिलिटी कम होगी। ठीक है, लेट्स डू दिस क्वेश्चन नाउ। छोटा सा क्वेश्चन देते हैं तुमको। क्या क्वेश्चन है ये? ऐसा कोई एक कॉम्प्लेक्स दिया है हमारे पास, Rb+ है और यहाँ पे Cl, Br, I जो है इन सबका माइनस है। ठीक है, और ये बेसिकली डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं। तो डिसइंटीग्रेट होने के लिए वो पूछ रहा है कि किस में डिसइंटीग्रेट होगा। ठीक है, क्या इसमें डिसइंटीग्रेट होगा RbCl + I Br में, क्या इसमें डिसइंटीग्रेट होगा, ये A है ये B है, क्या इसमें डिसइंटीग्रेट होगा Br नहीं ICl, क्या इसमें डिसइंटीग्रेट होगा, या D नन ऑफ दीज। ठीक है जी, तो कंसिडर करो कि ये नन ऑफ दीज नॉट थीम, ये जो है अनस्टेबल है ना। अभी हम और इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, बस फॉर द टाइमिंग ये कंसिडर कर लो कि ये अनस्टेबल है और हीट करने पे टूट रहा है। टूटेगा तो क्या देगा, टूटेगा तो भाई इन तीनों में से कोई भी एक दे सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर तुम देखो तो ये कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं तीनों के तीनों। ठीक है, तो इनकी जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है या जो लैटिस, वैसे तो लैटिस इनमें नहीं होता, जो भी इसकी एनर्जी है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होगी। तो कोशिश क्या होगी कि इसमें जो सबसे स्टेबल लैटिस है वो बने
भाई जिसकी लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी वो बने। तो कौन सा बनेगा? ये। क्यों? क्योंकि देखो चार्जेस यहाँ पे सेम है, ये भी चार्जेस सेम है, लेकिन साइज़ इसका सबसे छोटा है। जिसका साइज़ सबसे ज़्यादा होगा उसकी लैटिस एनर्जी उतनी ही कम होगी, और उल्टा जिसका साइज़ सबसे छोटा होगा उसकी लैटिस एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, तो ये बनेगा। गॉट इट? ठीक है जी।